नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे संस्कृत टीचिंग मेथड्स बाय जायसवाल सर। संस्कृत शिक्षण विधियों के टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपका सपना है टीटी एग्ज़ाम को फतेह करना, टेट एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना, गवर्नमेंट टीचर बनना, तो ये 30 महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पता है संस्कृत पेडागॉजी के जो प्रश्न आते हैं, प्राइमरी लेवल में 15 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 15 ग्रामर के होते हैं। तो 15 प्रश्न कन्फर्म करने के लिए ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है 5 से अधिक नंबर, 5+ जो है आपके नंबर्स इस मैराथन वीडियो टॉप 30 क्वेश्चंस में मिल सकता है। संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के जज से हो सकते हैं। बाकी ग्रामर की क्लासेस चल रही, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक भी आपको ऑलरेडी दे दिया जाएगा। चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। संस्कृत शिक्षण विधियों के टॉप 30 प्रश्न की बात करेंगे। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा आउट ऑफ 30 में से आप लोगों का फीडबैक कितना है, आप लोगों का 30 में से कितना स्कोर है। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। गद्यम कवि नाम निकषम वदंती कथन किसका है? यहाँ पे कथन दिया गया कि गद्यम कवि नाम निकषम वदंती, ये कथन किसका है? मम्मट का है, वामन का है, भरत मुनि का है या दांडी का कथन है? सभी कमेंट करके बताइएगा। तो काफ़ी बार ये पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, तो हम वामन की बात करेंगे, सेकंड ऑप्शंस की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाटक शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि व्याख्या विधि है, समवाय विधि है, कक्षा अभिनय विधि है, रंगमंच अभिनय विधि है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को 101% जो है सिलेक्शन पाना, फतेह करना। जी हाँ, नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम जो विधि कहलाती है रंगमंच अभिनय कहलाती है। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्यालय स्तर पर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो वो फिर समवाय विधि होती है। विद्यालय स्तर पर जो है सर्वश्रेष्ठ विधि समवाय विधि हो जाएगी। बाकी थर्ड ऑप्शन आप लोगों के स्क्रीन पर है कि संस्कृत में निगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? पाणिनि हैं, कात्यायन हैं, सभी हो जाएंगे, या पतंजलि महोदय की बात करेंगे। जी हाँ, संस्कृत में निगमन विधि के जो प्रतिपादक कहे जाते हैं, माने जाते हैं, वह सभी आप लोग परिचित होंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं? वह साथियों हम पतंजलि की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर प्रश्न है कि आगमन विधि के सोपान कितने होते हैं? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, ये 4 ऐसी विधियां हैं जहां से आपके एग्जाम में, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें, सेकंड की बात करें, 1 से 2 प्रश्न आपके आना ही आना है। ठीक है, तो आगमन विधि के सोपान कितने होते हैं आपको ये बताना है। तो आगमन विधि के टोटल 4 सोपान होते हैं। कितने होते हैं? 4 सोपान होते हैं। अब आप बोलेंगे कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, इसके बाद विश्लेषण, इसके बाद सामान्यीकरण, इसके बाद परीक्षण। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि आगमन विधि के 4 हमारे सोपान हैं। पहले उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करना है, विश्लेषण करना है, सामान्यीकरण की बात करें, इसके बाद परीक्षण की बात करें। ठीक है, सोपान के बाद आगमन प्रणाली के रूप कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं या 3 होते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है तो एनर्जी दोगुनी करनी पड़ेगी और अभ्यास तिगुना रफ्तार से हमें करना पड़ेगा। तो आगमन प्रणाली के जो रूप होते हैं, 2 ही रूप होते हैं। और आप बोलेंगे कौन कौन से रूप होते हैं? पहला होता है आगमन प्रणाली का रूप प्रायोगिक आगमन विधि, और दूसरा होता है सांख्यिकी आगमन विधि। प्रायोगिक और सांख्यिकी। प्रायोगिक आगमन विधि में कुछ नियंत्रित प्रयोग किए जाते हैं और उनके आधार पर फिर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण शिक्षते। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वह किस प्रकार की शिक्षा मिलती है, ये देता है कौशल के विकास कर, विभिन्न विधि के प्रयोग से, पदार्थ बोध की या भाव बोध की। देखिए, शिक्षण जो सूक्ष्म शिक्षण होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षा की अगर बात करें तो वह कौशल के विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और इसी तरह आप लोगों को फीडबैक ही करना है।
खंडान्वय विधि, जी हाँ, खंडान्वय विधि मूलतः कस्य शास्त्रस्य सिद्धांतेषु आधारितः, न्यायशास्त्र, व्याकरण, मीमांसाशास्त्र या दर्शन शास्त्र की बात करें। देखिए खंडान्वय विधि का जिक्र हुआ है और इसमें पूछा गया मूलतः जो है कस्य शास्त्रस्य सिद्धांतेषु आधारित, यानी खंडान्वय विधि जो मूलतः है किस शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित होती है, तो यह मीमांसा शास्त्र के अकॉर्डिंग जो है सिद्धांत के अकॉर्डिंग होती है, आधारित होती है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको दर्शन शास्त्र भी मिल जाएगा, ठीक है, तो काफ़ी सारे बुक में कन्फ्यूजन भी रहता है। व्याकरण शब्देह प्रत्यय अस्ति, व्याकरण शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है, सभी जानते होंगे, हम लुट प्रत्यय की बात करेंगे, सेकंड ऑप्शन की बात करें। घटे समुद्र पूर्णम कथते, पारायण विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि या पाठ्य पुस्तक विधि। देखिए संस्कृत में अगर आपने सूत्र का जो है कंसेप्ट पढ़ा होगा तो ये आपने पढ़ा होगा कि घटे समुद्र पूर्णम कथते, यहाँ किस पर कहा गया है, ये सूत्र विधि पर जिक्र हो जाएगा, ये लाइन, ये ठीक है ऑप्शंस आपका जिक्र हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही अभ्यास प्रैक्टिस सेट करें, आपको भी अच्छा लगेगा जब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग होता है या नहीं होता, दोनों चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग जो होता है नियंत्रण प्रकोष्ठ, श्रवण प्रकोष्ठ, परामर्शदाता प्रकोष्ठ, लेकिन दूरदर्शन प्रकोष्ठ नहीं होता है। तो भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं होगा, दूरदर्शन प्रकोष्ठ नहीं होगा, बाकी आपके तीनों नियंत्रण, श्रवण, परामर्शदाता, ये तीनों प्रकोष्ठ आपके हो जाएंगे। एंड संपूर्णाध अंश प्रतिकस शिक्षण सूत्रम, वार्षिक योजना, इकाई योजना, मासिक योजना, पाठ योजना की बात करें। संपूर्णाध अंश प्रतिकस शिक्षण सूत्रम, इकाई योजना की बात करेंगे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छात्रैः न कृते, छात्र क्या नहीं करते हैं, तो छात्र देखिए मौन वाचन करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं, सामूहिक वाचन करते हैं, लेकिन आदर्श वाचनम यहाँ पे छात्र ठीक है करने की नहीं करेंगे, ठीक है। तो छात्र क्या नहीं करते, आदर्श वाचन नहीं करते हैं, ये आपका दिया गया है, क्योंकि प्राइमरी लेवल की हम बात कर रहे हैं या सेकेंडरी लेवल की बात करेंगे, ठीक है। फ्रोवेल कहाँ के निवासी थे, एक आपके संस्कृत में अक्सर अब ये ट्रेंड में आ गया है, ठीक है, संस्कृत पेडागोजी, संस्कृत टीचिंग मेथड में जो है आपके पूछा ही जाता है, मनोवैज्ञानिकों के निवास स्थान पूछ लिए जाते हैं। फ्रोवेल कहाँ के निवासी थे, तो फ्रोवेल एक जर्मनी के निवासी थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। थांडाई का जिक्र होता है तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मानव अव्यक्त की मौलिक प्रक्रिया कहलाती है। जी हाँ, जो मानव अव्यक्त की मौलिक प्रक्रिया होती है वह गद्य, पद्य दोनों या दोनों नहीं कहलाती हैं। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ हैं, शिक्षक बंधु हैं, जयस्वाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो मानव अव्यक्त की जो मौलिक प्रक्रिया कहलाती है वह हमारी कौन सी कहलाती है, गद्य कहलाती है, ये आपको नोट कर लेना है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम लिंक ऑलरेडी दे दी गई, फ्री में नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें, अपने तैयारी को बेहतर करें, ठीक है, औरों से बेहतर करें। जब औरों से बेहतर कर पाएंगे तभी आप स्कोर बेटर कर पाएंगे, और स्कोर बेटर होगा तभी TT एग्ज़ाम फतेह हो पाएगा, और फतेह होगा तो गवर्नमेंट एक सरकारी सीट आपकी पक्की हो जाएगी, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों के, अन्वयस्य प्रथमो भेदः अस्ति, अन्वयस्य का प्रथम भेद कौन होता है, तो अन्वयस्य प्रथम जो भेद कहलाता है वह दंडान्वय कहलाता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि का मूल उद्गम स्रोत क्या होता है, योग्यता होता है, आकांक्षा होता है, सन्निधि होता है या अनभिति होती है। तो प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि का जो मूल उद्गम स्रोत कहलाता है आपका वह आकांक्षा हो सकता है, आप में किसी का नाम भी हो सकता है, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है प्रश्नोत्तर और खंडान्वय विधि का मूल उद्गम समझ सकते हैं अगर आपका नाम आकांक्षा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी भाषा है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज क्या है आपकी, विमर्शनात्मक है, संश्लेषणात्मक है, संरचनात्मक है या विश्लेषणात्मक है, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, हिंदी भाषा जो कहलाती है वह विश्लेषणात्मक कहलाती है। विश्लेषण मतलब वो क्या होता है, देखिए जब ये 5 उंगलियां हमारी मुट्ठी में होती हैं, जब इसको हम पार्ट ये ठीक है मुट्ठी है, इसको हम पार्ट वाइज में डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है विश्लेषण, और इसी 5 उंगलियों को जब एक मुट्ठी में बंद कर लेते हैं तो वह क्या होता है, संश्लेषण। तो विश्लेषण संश्लेषण आपको समझ लेना है, तो हिंदी हमारा एक विश्लेषणात्मक रूप है। एंड किसके नियम इष्ट कहलाते हैं, जी हाँ, पाणिनि के, पतंजलि के, कात्यायन के या उक्त सभी के।
जी हाँ, किसके नियम जो है इष्ट कहलाते हैं? ये शब्द आपने पढ़ा होगा, इष्ट कहलाते हैं। तो जो पतंजलि के नियम है, पतंजलि के नियम को ही क्या है, इष्ट कहलाते हैं, इष्ट कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का ऑलरेडी सही हो चुका है। अगला, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार कैसा होता है? 20 से 25, 15 से 18, 5 से 10 या 10 से 20 होता है? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो कक्षा का आकार होता है वह होता है 5 से 10। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग शिक्षण में एक अभिनव स्केल डाउन शिक्षण तकनीक है जो मानव व्यवहार में नमूने को रिकॉर्डिंग, रिव्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, रिफाइनिंग, रिड्यूइंग के 5 आर के अधीन करने की प्रक्रिया है, जिसे लागू भी किया जा सकता है। सेवापूर्व और सेवाकालीन शिक्षक दोनों की जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये सूक्ष्म शिक्षण के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत के प्रतिपादक महात्मा गांधी है, जॉन डेवी है, फ्रोबेल है या हार्बर्ट स्पेंसर है? सभी कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न को हम वीवीआईपी कैटेगरी पर रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है सिलेक्शन की वजह से, संभावित प्रश्न की वजह से। तो जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं कहलाते हैं आपके फ्रोबेल महोदय की बात करेंगे। 20 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और बचे हैं टोटल है। तो आप 30 टीचिंग मेथड की क्लास है आपकी संस्कृत। निगमन विधि का प्रयोग किस स्तर के लिए उपयोगी होता है? प्राथमिक के लिए, उच्च प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए या उच्च प्राथमिक के लिए होता है? देखिए, निगमन मतलब नियम से उदाहरण की ओर, तो कहीं ना कहीं ये प्राथमिक के लिए नहीं होता है, ये किसके लिए होता है? उच्च स्तर के लिए होता है। और जो आगमन होता है वह किसके लिए होता है? आगमन विधि का उपयोग जो है आपको है प्राथमिक के लिए उपयुक्त होता है। तो निगमन विधि का प्रयोग उच्च स्तर के लिए उपयुक्त माना जाएगा। निगमन प्रणाली के रूप कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं? सभी कमेंट कर बताइएगा। तो निगमन प्रणाली के यहाँ पे रूप पूछा जा रहा है, तो सभी जानते होंगे निगमन प्रणाली के 2 रूप होते हैं। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी बताइएगा। निगमन विधि के 2 रूप होते हैं, एक सूत्र प्रणाली होता है और दूसरा पाठ्य पुस्तक प्रणाली होता है। इस पर एक परिभाषा भी कभी कभी पूछ ली जाती है। लैंडन के अनुसार निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम स्पष्ट किया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ की व्याख्या की जाती है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है। किसका कथन है आपके? ये आपके निगमन विधि का कथन है, लैंडन के अनुसार कथन है। अगला है प्रत्यक्ष विधि कौशल स्तर। प्रत्यक्ष विधि के कौशल कौन होते हैं? श्रवण और लेखन, पठन और लेखन, भाषण और लेखन या श्रवण और भाषण होता है? देखिए, प्रत्यक्ष विधि के जो कौशल की बात करें तो प्रत्यक्ष विधि के 2 महत्वपूर्ण कौशल होते हैं, श्रवण और भाषण, यानी सुनना और बोलना। ये आपको ध्यान देना है। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम अस्ति। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान कितना है? अनिवार्य रूप में है, आवश्यक में है, ना सत्यो है या वैकल्पिकम या वैकल्पिक रूप में है? तो त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान जो है वैकल्पिक रूप में जो है रखा गया है, वैकल्पिक रूप में माना गया है। अगला है निम्नलिखित अव्यक्ति कस्मिन् न भवति। देखिए, इनमें से कौन सा अव्यक्ति आपका नहीं है? तो आप जानते हैं जीवन लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये तीनों अव्यक्तियाँ हैं, लेकिन आपका वाद विवाद जो आपकी अव्यक्ति नहीं कहलाती। तो निम्नलिखित अव्यक्ते कस्मिन् न भवति, वाद विवादे न भवति। थर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला, रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण में पदों को प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3, 5, 6, 4 भागों में बांटा सकता है। रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण में पदों को प्रकृति के आधार पर जो बांटा जाता है वह हमारे 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण में पदों को प्रकृति के आधार पर 4 भागों में जो है वह बांटा जाता है। अगला, महेश्वर सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4, 8, 12, 14? सभी कमेंट कीजिए। तो साथियों, महेश्वर सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो महेश्वर सूत्र आपके 14 प्रकार के होते हैं। सभी लोग जानते होंगे कौन कौन से होते हैं। महेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है। ए ओ अंगा, ए औ चा, हा या वारा टा, अय्या मा अंगा डा नामा। ठीक है, ये आपके 14 महेश्वर सूत्रों की संख्या होती है। एंड मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। 2सी से, 3सी से, 6ठी से या 4थी से शुरू करना चाहिए? देखिए, मौन वाचन जो है बच्चों में कब से शुरू करना चाहिए? तो वैसे 3सी से शुरुआत हो जाती है। जी हाँ, मौन वाचन का शुरुआत 3सी कक्षा से ही हो जाना चाहिए।
लेकिन छठी कक्षा में आते आते विद्यार्थी जो है मौनवाचन में विधिवत रूप से दक्ष हो जाता है। ये प्रश्न आ जाए कि मौनवाचन में विधिवत रूप से बालक या बच्चा कब दक्ष हो जाता है, तो छठी कक्षा में आते आते, और शुरुआत वैसे तीसरी कक्षा से हो जाना चाहिए। अगला है कि पद शिक्षणस्य प्रमुखः अंगः अस्ति। पद शिक्षण का प्रमुख अंग क्या होता है? पठन बोध है, शब्दार्थ बोध है, सरल अर्थ बोध है या भाव बोध की बात करेंगे। देखिए, पद शिक्षण का प्रमुख अंग जो कहलाता है वह भाव बोध कहलाता है। क्या है? भाव बोध। जैसे आपने एक पद की लाइन पढ़ी होगी, ठीक है, सुरबाला के, ऐसे कुछ हम कविताएं थी जब हम बचपन में 7वीं 8वीं पढ़ा करते थे। सुरबाला भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ठीक है, ऐसे ही कुछ था। तो ऐसे में क्या है, एक भाव बोध इनका होता है, ठीक है। 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 30 नंबर प्रश्न है, श्लोक में आए हुए प्रत्येक शब्द को 5 बार पढ़ना कहलाता है? पंचवार अध्ययन, पंचरूप अध्ययन, पंचक अध्ययन या इनमें से कोई नहीं। यह आपको कमेंट करके बताना है कि श्लोक में आए हुए प्रत्येक शब्द को 5 बार पढ़ना क्या कहलाता है? पंचवार, पंचरूप या पंचक अध्ययन कहलाता है। और आउट ऑफ 30 में से आप लोगों का फीडबैक कितना है संस्कृत शिक्षण वीडियो में से नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बाकी सारी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज पर ऑलरेडी आपने फॉलो कर लिया होगा, लिंक भी आपको ऑलरेडी दे दी गई है। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।